डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने किया लखनऊ नगर निगम की 413 करोड़ लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम का देश में तीसरा स्थान, इसको नंबर 1 पर लेकर आना है लक्ष्य। लखनऊ में अखिलेश का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, जात देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है और सबसे अधिक पीजीए को शिकार बनाया जा रहा है। संभल दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा। सिंदूर वाटिका में लगाए राफेल फाइटर विमान का किया उद्घाटन। कहा, हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को दे रहा है मुंह तोड़ जवाब। बस्ती में सामूहिक सोहर गाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश के नक्सल मुक्त बनाने के उपलक्ष्य में 2500 महिलाओं ने एक साथ भगवान श्री राम का सोहर गाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कहा धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार की बात कांग्रेस ने दावा किया है कि वही अल्पसंख्यकों की असली नेता है। राहुल गांधी के इस बयान पर बवाल मच गया है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर हुए पुनर्मतदान के ऐतिहासिक नतीजों ने भारतीय राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दे अल्पसंख्यक वोट बैंक पर चुनिंदा क्षेत्रीय दलों के एकाधिकार को दोबारा चर्चा में ला दिया है। इस मुद्दे को लेकर एक व्यापक और गहरा वैचारिक संकट खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट की हार जीत का मामला नहीं है, बल्कि बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी पैटर्न में आ रहे बदलाव की एक जीवंत केस स्टडी है। यह दिखाता है कि हाल में ही शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनने वाली बीजेपी की सरकार हिंदू मतों के अभूतपूर्व ध्रुवीकरण से बीजेपी को सत्ता में लाई। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैदान छोड़ जाने के बाद पार्टी महज 7,783 वोटों पर सिमट कर चौथे स्थान पर चली गई, यानी टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि उसका उम्मीदवार किसी सीट पर चौथे नंबर पर आया हो और उसकी जमानत जब्त हो गई हो। बंगाल की चर्चित विधानसभा फाल्टा सीट पर बीजेपी का रिकॉर्ड जीत दर्ज करना बहुत कुछ कहता है। बीजेपी के देवांगसु पांडा ने 1,09,021 वोटों से टीएमसी पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्हें कुल तकरीबन 1.5 लाख वोट मिले। इस क्षेत्र में लगभग 36% मुस्लिम आबादी है। वाम दल यानी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 40,000 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला को 10,000 वोट हासिल हुए। इस सीट पर ममता बनर्जी और टीएमसी का अजय किला माना जाता था, जिसके बाद यह साफ होता है कि जब टीएमसी का ढांचा कमजोर हुआ तो मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहने के बजाय वाम दलों और कांग्रेस में बढ़ गया, जिससे बीजेपी की जीत की राह आसान हो गई। चुनाव से ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान से हटने का फैसला किया। टीएमसी चौथे नंबर पर खिसक गई और उसे महज 7,783 वोट मिले। फाल्टा सीट पर मुस्लिम वोटों का बिखराव साफ है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस मुस्लिम बहुल सीट पर अल्पसंख्यकों का वोट एक तरफा विपक्ष को नहीं गया, बल्कि बटा। मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा वाम दल की तरफ शिफ्ट हुआ, जबकि कुछ मत प्रतिशत साइलेंटली बीजेपी की तरफ भी गए। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के नतीजों ने भारतीय राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक के पारंपरिक चुनावी पैटर्न को लेकर एक नई और बेहद तीखी बहस को जन्म दे दिया है। इस सीट की चौंकाने वाले आंकड़े और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और ओवैसी के बीच राजनीतिक घमासान मचा हुआ है।
फाल्टा का यह परिणाम भारतीय राजनीति के एक नए युग के संकेत है, जिसमें विश्लेषक मल्टीपोलर मुस्लिम वोटिंग पैटर्न का दावा कर रहे हैं। अब अल्पसंख्यक मतदाता भी किसी एक दल की बधी बधाई जागीर नहीं है। वे सुरक्षा, स्थानीय परिस्थितियों और विकल्प मिलने पर अपना वोट वाम दलों, कांग्रेस या स्वतंत्र उम्मीदवारों में बांट सकते हैं। इस बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को अपने वैचारिक एजेंडे को मजबूत करने और विपक्ष के वोट बैंक नैरेटिव को ध्वस्त करने में मदद मिलती है। फाल्टा के नतीजों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक तथाकथित बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का असली नेता कांग्रेस को बताने की बात कही है। ममता बनर्जी की राजनीति का मुख्य आधार हमेशा से राज्य का 30% मुस्लिम वोट बैंक रहा है। राहुल गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का दावा करना ममता बनर्जी के प्रादेशिक वर्चस्व की सीधी चुनौती है। बीजेपी इस बात की चुटकी ले रही है कि राहुल गांधी दावे बड़े कर रहे हों, लेकिन फाल्टा में कांग्रेस उम्मीदवार 10,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहा। इससे साफ है कि अल्पसंख्यक अब कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत और जिताऊ विकल्प के रूप में नहीं देखते हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जबकि जमीन पर अल्पसंख्यक भी विकास और सुरक्षा के नाम पर बीजेपी को चुन रहे हैं। असल में फाल्टा क्षेत्र टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के प्रभाव वाला इलाका है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने इस जीत के बाद तंज कसते हुए कहा कि जनता ने टीएमसी के डायमंड हार्बर मॉडल को नकार दिया है। टीएमसी के रणनीतिकारों के लिए यह बड़ी चिंता यह है कि यदि मुस्लिम वोट बैंक किसी तरीके से वाम दलों कांग्रेस में बढ़ता रहा या निष्क्रिय रहा तो पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व वाले ध्रुवीकरण फार्मूले को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस पूरी डिबेट को अलग दिशा दे रहे हैं। ओवैसी ने हमेशा की तरह कांग्रेस और टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को घेरा। ओवैसी ने तर्क दिया कि ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ डरा कर वोट लेती हैं, लेकिन जब मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की बात आती है तो ये पार्टियां मैदान छोड़ देती हैं। जैसा फाल्टा में जहांगीर खान के हटने के बाद हुआ। ओवैसी का तर्क है कि मुसलमानों को इस पारंपरिक सेकुलर दलों के पर निर्भर रहने के बजाय अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करना चाहिए। फाल्टा ने यह साबित किया कि मुस्लिम वोट बैंक अब किसी एक पार्टी की बपौती नहीं रहा। विपक्ष जहां इस बखराव से सहमा हुआ, वहीं बीजेपी इसे अपनी सबका साथ सबका विकास की नीति की जीत और विपक्ष के तुष्टीकरण मॉडल के अंत के रूप में पेश कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और संदीप चौधरी जी भी मौजूद हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मोहम्मद अमीन साहब, राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस ही अल्पसंख्यकों की असली नेता है, जबकि हकीकत में फाल्टा में कांग्रेस उम्मीदवार को तीसरे नंबर की पे जगह मिली और उसे महज 10,000 वोट मिला। ऐसे में कांग्रेस मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की पार्टी है, वही उसकी नेता है। इस बात में कितना दम है? देखिए प्रसन्न जी, आपको मैं बताऊंगा कि जो 2023 में मैं गया था, ये राहुल गांधी गए थे इंग्लैंड में, उसी प्लेटफॉर्म पर मैंने जाकर इनकी बात को नकारा था कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ नहीं है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है। लेकिन आज हिंदुस्तान के जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं वो देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां जो माइनॉरिटी के लोग हैं सेफ हैं। और देखिए, जहां तक सवाल है, जो गलत लोग हैं उनको तो पनिशमेंट मिलेगा चाहे वो किसी भी जाति के हों। लेकिन अब इस बात से स्पष्ट हो गया है, जब तीसरा स्थान इनको मिला है और ये समझ गए इस बात को, और बीजेपी भी इस बात को समझ चुकी है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं सबका साथ सबका विकास अगर देंगे प्राइम मिनिस्टर और सबका साथ, तो अब उससे जो है इस नारे से ये है कि सभी को विकास का सहारा मिल रहा है, सभी को हर चीजें मिल रही हैं। और इन लोगों की जो नीतियां थी वो सिर्फ बीजेपी को दिखा के डराने वाली थी माइनॉरिटीज को कि आप देखिए बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे। आज मुझे बताइए हिंदुस्तान में कहाँ पर मुसलमान खत्म हो गया? कहीं नहीं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, कहीं भी आप देख लीजिए, जी जी, मुसलमान बढ़ोतरी हो रही है।
ऐसा नहीं है कि उनको कोई डर है, जबकि इन लोगों ने स्ट्रक्चर कमेटी बनाई थी और उसको कूड़ेदान में डाल दिया था। और कभी भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। आज 75 साल होने जा रहे हैं, कभी भी अभी भी देख लीजिए जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, किसी तरह मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किसी तरह से कोई बात नहीं है। इनके जो लोग थे वो लोग दुनिया जानती है कि पिछलग्गू टाइप के थे और उन्हीं का भला हुआ, और वो आज गुलाम नबी आजाद जैसे लोग अपने घर में बैठे हैं। संदीप चौधरी जी, मोहम्मद अमीन साहब बड़ी बात कह रहे हैं कि चंद मुसलमान जो कहते थे कि हम मुसलमानों के नेता हैं, उन्हीं का भला हुआ कांग्रेस राज में। असल में कांग्रेस कभी भी मुसलमानों की नेता नहीं रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए शुक्ला जी, बिल्कुल आपने जो बात कही, जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ब्राह्मणों की पार्टी कहा गया और आपके दादाजी और पिताजी भी कांग्रेस में बड़े पद पर रहे, बड़े संबंध रहे उनके ऊपर तक, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अमीन साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो पूर्ववर्ती संदीप चौधरी जी, आप किसके बारे में कह रहे हैं कि किसके बाप दादा कांग्रेस के नेता रहे? आपके पंडित जी नहीं, मेरे कभी नहीं रहे। ब्राह्मण समाज नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। आप संदीप जी, आप इस तरीके से गोल मोल बात घुमा के करेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है आपके साथ। आप बात कहाँ होती है, कहाँ पहुंचा देते हैं। हमारे न पिताजी कभी कांग्रेस के नेता रहे, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ। संदीप जी मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, कोई भी गलत बयानी भारी पड़ती है। मेरे न पिताजी कभी कांग्रेस में रहे, न मेरे दादाजी कभी बाबा कांग्रेस में रहे। अब आप अपनी बात पूरी करिए जी। अमीन साहब ने एक बहुत सच्ची बात कही कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही उनमें मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जबकि जब से बीजेपी आई है आप देखिए सारे मंत्री मुसलमान हैं, सारे विधायक मुसलमान हैं, सारे सांसद मुसलमान हैं, हर जिले के हर शहर के जो चेयरमैन है वो मुसलमान बन गए हैं। और मुझे लगता है जल्दी अभी जो है आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर का टाइम पूरा हुआ है और अब अमीन साहब का नंबर आने वाला है, जल्दी इस बार लिस्ट में है इनका नाम गवर्नर बनने की। तो मुझे लगता है संदीप चौधरी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको मुसलमानों की बात करनी है, आप अमीन साहब की बात कर रहे हैं। अमीन साहब को जो बनना होगा वो बन जाएंगे, वो अपनी क्षमता पे बनेंगे। उनके बाप दादा कहीं पुराने पुरखे नहीं है जो किसी विरासत को ढो रहे हों। वो अगर बनेंगे तो अपनी काबिलियत से बनेंगे अमीन साहब। वो राजनैतिक पद जो पाते हैं अपनी काबिलियत से पाते हैं। पूर्व में राजदूत रह चुके हैं, राजनयिक रह चुके हैं, वो भी अपने दम पे पाए हुए हैं। इन्हें हिंदुस्तान की उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा है जिसके कारण से एक समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी शीर्ष पद पे जा सकता है। लेकिन संदीप चौधरी जी, आप सारी बातें कर गए। राहुल गांधी के इस बयान पे कोई भी टिप्पणी करने में आप समर्थ नहीं दिख रहे हैं कि कांग्रेस ही मुसलमानों की असली पार्टी है, वही असली नेता है जी। देखिए शुक्ला जी, जो कांग्रेस पार्टी है वो सबकी पार्टी है। मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब कांग्रेस पार्टी का राज रहा तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बहुत सारे ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए। संदीप चौधरी जी, जिधर आप इशारा कर रहे हैं ब्राह्मण की तरफ, असल में कांग्रेस का बंटाधार करने में इन्हीं लोगों का हाथ रहा है। बार बार आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों के कारण कांग्रेस का नुकसान हुआ। संदीप चौधरी जी मेरी बात सुनिए, जानबूझकर आप इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि ब्राह्मणों के कारण कांग्रेस का नुकसान हुआ। असल में उन चाटुकारों के कारण नुकसान हुआ जो बपौती समझते थे कांग्रेस को अपनी। लेकिन अभी भी यह सच्चाई कांग्रेस के नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से बीजेपी एक तरफा बैटिंग कर रही है। मोहम्मद अमीन साहब जवाब दीजिए। भाई देखिए, सवाल इस बात का है कि जो लोग कहते थे नहीं कि जो बहुत जोर शोर सुनते थे दिल में और जो चीरा तो कतरा खूब ही निकला, तो इस समाज के अंदर जो कांग्रेस की एक धारणा थी कि सब कुछ इस समाज में माइनॉरिटीज के लिए कर रहे हैं, आज वो सर ओपन हो चुका है, बोल फट चुका है। और ये आज जो आपकी फाल्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से पता चल जाता है इस बात का। देखिए बीजेपी को लोगों ने 8% से लेके 20% तक मुसलमानों ने वोट दिया, और ऐसा नहीं है, जिसका नतीजा भी आप देख रहे हैं कि फाल्टा है। फाल्टा लेटेस्ट एग्जाम्पल है। वहां पर कभी ममता बनर्जी ने जिनको गरीब लोग थे उनको गरीब ही रखा। कारपेंटर था, कारपेंटर रहा 15 साल तक। जो मकान बनाता था मकान मैसन मिस्त्री रहा। वो कोई भी टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाया। न ही इनकी पॉलिसी थी कांग्रेसियों की। और ममता बनर्जी की जो टीएमसी थी वो कांग्रेस से निकल के बनी थी, और कांग्रेस की हमेशा नीति रही है
जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से जाहिर हो गया था, वो इसलिए बनाई गई थी, बताया गया था कि हमने जो है मुसलमानों को दबा के रखा है इसकी वजह से। लेकिन हाँ, जब ये पार्टी आई है बीजेपी, तो उसने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसका नतीजा है, आप देखिए कि आज कितने आईएएस ऑफिसर्स निकल रहे हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर्स निकले हैं, ये डाटा बताता है। मोहम्मद अमीन साहब, आप बेहद अहम बात कह रहे हैं कि जो समाज पे अंतिम पायदान पे खड़ा था बंगाल में, उसका कभी उत्थान ही नहीं हुआ, केवल एक गुट आगे बढ़ा। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान पे जहां कह रहे हैं वह कि अल्पसंख्यकों का नेता केवल और केवल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ही अल्पसंख्यकों की नेता है। अब इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का यह आरोप कितना सही है कि टीएमसी और कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टियां, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करती हैं और संकट के समय खुद मैदान छोड़ देती हैं। हमारे साथ मुद्दे पे चर्चा करने के लिए संदीप चौधरी जी हैं। संदीप चौधरी जी, जवाब दीजिए। देखिए शुक्ला जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया है कि भाई अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस एक हितैषी पार्टी है या अल्पसंख्यकों के साथ रहने वाली पार्टी है, वो उसका एक इतिहास है। इतिहास ये है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समाज से कांग्रेस ने देश को प्रधानमंत्री भी दिया है, अल्पसंख्यक समाज से कांग्रेस ने देश को राष्ट्रपति भी दिया है, अल्पसंख्यक समाज से कांग्रेस ने देश को उपराष्ट्रपति भी दिया है, जज भी दिए हैं, चुनाव आयोग का अध्यक्ष भी दिया है, गवर्नर्स भी दिए हैं, मुख्यमंत्री भी दिया है। तो इस आधार पर कांग्रेस ये कह सकती है कि अल्पसंख्यक समाज का हमेशा हित कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस अल्पसंख्यक समाज के भी साथ है, जैसे दूसरे वर्गों के हमेशा साथ खड़ी रही है। चलिए, लेकिन फाल्टा के नतीजे पूरे पश्चिम बंगाल और देश के अन्य राज्यों के मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश देते हैं कि वे अब किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है, बल्कि उनका अपना स्वतंत्र विचार है और स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व की ओर रुख कर सकते हैं। अमीन साहब, देखिए, जहां तक सवाल है, अब जनता समझ चुकी है देश के अंदर कब तक किसी को बेवकूफ बनाएगी कोई पार्टी। चाहे आप देखिए समाजवादी को ले लीजिए, चाहे आप देखिए बहुजन समाज को ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस को ले लीजिए, तीनों पार्टियों ने इन लोगों को सपोर्ट लेके इनको बदनाम किया और इनको दिया कुछ नहीं है। एक आध मंत्री बना देते दिखाने के लिए जो उनके पिछलग्गू होते थे। और आज देश में इतिहास में, ठीक है मंत्री नहीं है बीजेपी के अंदर, ना एमपी है ना एमएलए, मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक तो याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में दानिश आजाद मंत्री हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात को आप देखिए, ध्यान करिए कि ये छोटे छोटे मंत्री को देने से क्या फायदा, जबकि वो सीधा समाज को जा रहा है, माइनॉरिटी को पूरा बीजेपी केयर कर रही है, पूरा दे रही है। देश के समाज के अंदर समझ चुकी है बीजेपी, इनका साथ हमें बहुत जरूरी है और इसीलिए उनको। मोहम्मद अमीन साहब, ये बेहद अहम बात आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी नेताओं को नहीं, बल्कि आम आदमी को इससे, आम मुस्लिमों को इससे फायदा हो रहा है बीजेपी सरकार से। लेकिन फाल्टा में 36% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बीजेपी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर क्या संदेश दे रही? क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक साइलेंटली शिफ्ट हो गया या केवल विपक्षी दलों के बिखराव का नतीजा था? मोहम्मद अमीन साहब, देखिए, अब ये बीजेपी की मजबूती है और बीजेपी मजबूत हो रही है और समाज समझ चुका है कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, देश के विकास के साथ चलेंगे तो हमारा भी विकास होगा। न कि ये पिछलग्गू और पिट्ठू लोगों को सिर्फ बनाया करते थे 2-4 को नाम मात्र के लिए, जैसे राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन देश की जनता को आज तक इन्होंने उद्धार नहीं किया। माइनॉरिटी कभी बढ़ी नहीं है। आज आप देख लीजिए 15 साल का शासन हुआ टीएमसी का, टीएमसी में क्या दिया ममता बनर्जी ने? सिर्फ जो मजदूर था वो मजदूर है और कोई ऊपर नहीं आ सका। इसका नतीजा आप देख लीजिए, एक आध मंत्री बनाया तो वही भाग गया इनके टाइम में, ये कबीर बोलते हैं इसको। इस तरह से नहीं होता है। समाज का उत्थान करिए, हर एक को साथ लेके चलिए। जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। अमीन साहब, एक सवाल और। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव से ठीक पहले हट जाते हैं, क्या उन्हें ममता बनर्जी के पार्टी के अंदरूनी डर को दिखाता है या शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी सरकार के बढ़ते राजनीतिक दबाव का असर? नहीं, उनको दिखाता है कि हमको वोट अब मिलने वाला नहीं है। हम दबाव से या गुंडागर्दी से जो वोट ले रहे थे, लेकिन अब इस तरीके से नहीं होगा। हम स्वतंत्र रूप से हैं और हम जो दिख रहा है हम उसके साथ हैं। फाल्टा के नतीजों ने साबित किया है कि सुरक्षा मिलने पर मुस्लिम वोट
वाम दलों को भी जा सकते हैं, कांग्रेस में को भी जा सकते हैं, कई लोगों को अपनी सुविधा अनुसार दिया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब निकाला जाए संदीप चौधरी जी कि तथाकथित मुस्लिम वोट बैंक जैसी कोई चीज ही नहीं है, बल्कि यह केवल सुरक्षा और बाहुबल के आधार पर किए जाने वाला वोटिंग पैटर्न था? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जो शब्द आपने यूज किया बाहुबल के आधार पर, आप ये देखिए फाल्टा का चुनाव कितनी बार हुआ और पहली 2 बार चुनाव क्यों रद्द कर दिया गया, फिर तीसरी बार जो जीत रहा था कैंडिडेट बार बार उसको क्यों अपना पर्चा वापस लेना पड़ा? क्या उसको भी संदीप चौधरी का जी, डर हो गया था? ये तो दुनिया ने देखा है कि जो ईवीएम था उस पे बीजेपी वाले पे स्टिकर चिपका दिया गया था ताकि उस पे कोई वोट न कर पाए, इसीलिए तो दोबारा चुनाव हुआ। जी देखिए, हम और आप सभी लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, इतनी दहशत होती है फोर्सेस की और सभी चीजों की, कहीं कोई पर्ची नहीं चिपका सकता। लेकिन हाँ, अगर सत्ता चाहे या अधिकारी चाहे या अनिल मसीह जैसे जो मतदान कराने वाले अधिकारी होते हैं, वो चाहे तो वो कैमरा भी हटवा सकते हैं, वो पर्ची भी चिपका सकते हैं, वो कोई भी माहौल बना सकते हैं। संदीप चौधरी जी, आप असल में कह रहे हैं मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ और कांग्रेस से ज़्यादा एग्रेसिव है, कांग्रेस की तरफ से आप फुल फ्लेजेड वे में बैटिंग करते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन की ज़रूरत है। शायद आप जैसे लोग ही कांग्रेस को इस तरह की एडवाइस दे सकते हैं ताकि उसका पुनरुत्थान हो सके, क्योंकि देश हित में भी एक मजबूत और सशक्त विपक्ष की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूरत भी क्षेत्रीय दल पूरी कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों वह भरोसा आम आदमी का खोती जा रही है। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।